बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स डिस्कस करना स्टार्ट किया था, जिसमें पहला हमने पढ़ लिया था बाइनरी फिशन वाला, और जो बाकी 3-4 मेथड हैं वो हम देखते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बेटा यहाँ पे हमारे पास है मल्टीपल फिशन। अगर बाइनरी फिशन देखें तो वह किसी भी ऑर्गेनिज्म या सेल का दो में डिवाइड हो जाना। बाइनरी का मतलब होता है टू और फिशन का मतलब है ब्रेक डाउन, टूट जाना। मल्टीपल फिशन है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है या कोई एक सेल जो है वो बहुत सारे पीसेस में, बहुत सारे टुकड़ों में तकसीम हो जाए, तो उसको आप नाम देते हैं मल्टीपल फिशन का। मल्टीपल फिशन यानी प्रोडक्शन ऑफ नंबर ऑफ डॉटर सेल्स एट अ टाइम फ्रॉम अ पेरेंट सेल। एक पेरेंट सेल बहुत सारे डॉटर सेल्स में एक ही वक्त में तकसीम हो जाए, चेंज हो जाए, तो उसको आप मल्टीपल फिशन का नाम देते हैं। और मल्टीपल फिशन की अक्रेंस अगर देखें तो ये यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा वगैरह में, यानी जैसे एल्गी वगैरह और प्रोटोजोआ हैं, प्रोटोजोआ जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, लाइक अमीबा वगैरह, उनके अंदर जो है वो मल्टीपल फिशन का काम होता है। मल्टीपल फिशन में जो प्रोसेसेस हैं, जो स्टेप्स हैं, वो याद रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात रखनी है कि अनफेवरेबल कंडीशंस के दरमियान, अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, वो टेम्परेचर का कोई फ्लक्चुएशन हो सकती है, या फूड की कमी हो सकती है, या पानी की कमी हो सकती है, मुख्तलिफ़ किस्म की, या पीएच की कोई चेंजेस हो सकते हैं। वो अनफेवरेबल कंडीशंस के दौरान अमीबा जो हैं वो अपने गिर्द एक सिस्ट बना लेते हैं, एक हार्ड वॉल जो है अपने गिर्द वो तामीर कर लेते हैं, जिसको आप सिस्ट का नाम देते हैं। मतलब एक थिक डेसिकेशन रेजिस्टेंट और हीट रेजिस्टेंट एक वॉल होती है, उसको आप सिस्ट का नाम देते हैं, वो अपने गिर्द उन्होंने बना लेनी होती है। अच्छा, अब होता ये है कि अनफेवरेबल कंडीशन में जब सिस्ट बन जाती है तो सबसे पहला काम होता है न्यूक्लियर डिवीजन का। एक न्यूक्लियस से कई डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं, उसको आप कैरियोकाइनेसिस कहेंगे, यानी बहुत सारे न्यूक्लियस एक ही न्यूक्लियस से बन जाएंगे। उसके बाद अगला काम होता है साइटोकाइनेसिस का। साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, पहले साइटोप्लाज्म के टुकड़े बनेंगे और हर साइटोप्लाज्म एक न्यूक्लियस को घेर लेगा, यानी कि साइटोप्लाज्म का हर जो टुकड़ा होगा वो एक न्यूक्लियस को अपने गिर्द, अपने अंदर जो है वो उसे घेर लेता है, अपने अंदर ले आता है उसको। तो यहाँ पे बहुत सारे साइटोप्लाज्म जो है वो बहुत सारे न्यूक्लियाई को अपने अंदर बंद कर लेते हैं, घेर लेते हैं। और ऐसे ही लगता है कि एक बड़े सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स के फ्रैगमेंट्स जो हैं वो बन चुके हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, तो फेवरेबल कंडीशंस जैसे ही रिज्यूम होगी, फौरी तौर पे ये सिस्ट टूटेगी। बाहर से ये जो वॉल है ये यहाँ से ब्रेक डाउन होती है, और इसके ब्रेक डाउन होने के बाद यहाँ से जो अंदर ये डॉटर सेल्स होते हैं बाहर निकलते हैं, और फिर कंप्लीट अमीबा में वो जाके चेंज हो जाते हैं, कंप्लीट सेल बना लेते हैं, ग्रो कर जाते हैं। तो बेटा ये हमारे पास मल्टीपल फिशन का तरीक़ाकार है। सिस्ट की डेफिनेशन लाजमी याद रखिएगा, और मल्टीपल फिशन की अगर डेफिनेशन आ जाए तो अपने कंप्लीट ही लिखना है डायग्राम समेत। फिर आ जाता है जी फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंट कहते हैं टुकड़े को, किसी चीज़ का जो टुकड़ा है, हिस्सा है, उसको फ्रैगमेंट कहते हैं। फ्रैगमेंटेशन है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का बहुत सारे टुकड़ों में चेंज हो जाना, और नॉर्मली ये बहुत बड़ी तादाद नहीं होती। ये 8 से 9 हो सकते हैं, 3 से 4 हो सकते हैं, 5-6 हो सकते हैं, 3 यानी 2 से ज़्यादा हों, और 9-10 तक अगर ये टुकड़े बने, फ्रैगमेंट्स बने किसी भी ऑर्गेनिज्म के, और हर ऑर्गेनिज्म हर जो टुकड़ा है वो अपने आप को कंप्लीट नए ऑर्गेनिज्म में तब्दील करवा ले, जो हिस्सा उसका लॉस्ट हुआ है वो दोबारा बना ले, उसको आप फ्रैगमेंटेशन का नाम देते हैं। फ्रैगमेंटेशन प्लेनेरिया में होती है ज़्यादातर, यानी अगर आप ये देखें प्लेनेरिया वाला जो, अगर हम ये देखें डायग्राम इसके ऐसे बना के, ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है प्लेनेरिया का इस तरह। अगर मैं कहता हूँ कि इसका इतना हिस्सा जो है वो टूट गया, ये वाला, तो इसने ये यहाँ से इतना हिस्सा जो था वो उसने दोबारा रीजनरेट कर लेना है ऐसे करके। लेकिन अगर ये 2 से ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड हो, यानी कि इसके यहाँ से जो है वो 3-4 हम टुकड़े कर देते हैं कि ये ऊपर वाला हिस्सा यहाँ से ये अलग हुआ, ये वाला अलग बना, ये हिस्सा अलग हो गया। ये देखिए जी, ये मिसाल के तौर पे इतना अगर हिस्सा है तो इसने अपने आप को जो डिवाइड करना है तो ये कुछ ऐसे करेगा, ये पूरे का पूरा हिस्सा ये वाला नया तामीर कर लेगा, नया रीजनरेट कर लेगा ऐसे करके। और अगर हम देखते हैं कि ये हिस्सा सारा जो है वो सलामत रहा ऊपर वाला, और इतना हिस्सा जो था वो टूट गया, तो इस हिस्से ने क्या करना है, जो दरमियान वाला हिस्सा है इतना, ये जब ये अलहदा होता है, इतना हिस्सा अलहदा हो जाता है, तो इसने अपने ऊपर वाला हिस्सा भी
यहाँ से जो ऊपर वाला उसका हिस्सा रह गया वो, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो दोबारा ग्रो करवा लेने, और जो नीचे वाला हिस्सा है इसने पूरे का पूरा ऊपर वाला जो बचा हुआ हिस्सा था, कटा हुआ हिस्सा था, वो दोबारा रीजनरेट करवा लेने। तो ये हमारे पास प्लेनेरिया में यानी कि जो फ्रेगमेंटेशन का अमल है वो ज़्यादातर होता है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, बडिंग। बड किसे कहते हैं? बड कहते हैं कोई भी स्मॉल आउट ग्रोथ यानी कि उभरा हुआ हिस्सा जो होता है किसी चीज़ का, वो बड कहलाता है। इस मेथड में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इस मेथड में एक स्मॉल आउट ग्रोथ बनती है, एक बाहर निकला हुआ हिस्सा बनता है, और वो फिर एक नए कंप्लीट इंडिविजुअल में तकसीम हो जाता है, चेंज हो जाता है। और ये ज़्यादातर होती है यीस्ट में बडिंग का अमल होता है। हाइड्रा और कोरल ये दोनों एनिमल हैं, और यीस्ट जो है ये फंजाई है। पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल के बाहर एक आउट ग्रोथ बनी यानी बड बनी। इसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है, और न्यूक्लियस एक जो है वो बड में ग्रो कर जाता है, बड में चला जाता है। यहीं से ये बड जो है अपना साइज इंक्रीज करती है, इसके साइज में इजाफा होता है, ये बड़ी हो जाती है। अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ये बड पेरेंट सेल के साथ अटैच रहे और ग्रो करती रहे, या यहाँ से ब्रेक होके टूट के अलहदा हो जाए और फिर पूरी एक नया सेल या नया ऑर्गेनिज्म दोबारा बना दे। यानी कि दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं हाइड्रा में और यीस्ट वगैरह में। यीस्ट में दोनों होती हैं, अटैच भी रह जाती हैं और वो अलहदा भी हो जाती हैं। हाइड्रा में बी अटैच होती है, हमेशा अलहदा हो जाती है। यानी इसका एक आर्म है, आर्म यानी कि हाइड्रा में होते हैं, वो एक आर्म पूरा जो है वो साइड पे कट जाएगा, तो वो नया जो आर्म है वो पूरा हाइड्रा भी बना लेगा, और जो हाइड्रा है पहले वाला वो अपना वो लॉस्ट आर्म दोबारा बना लेगा। तो जो कॉरल्स हैं इनमें जो बड होती है वो अटैच रहती है, वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म के साथ ही रहती है, और बहुत बड़ा यानी कि ये फिर नेटवर्क सा बन जाता है, और उसको आप नाम देते हैं कोरल रीफ्स, जो समुद्रों में पाई जाती हैं, चट्टानें सी नज़र आती हैं। उसके बाद है जी हमारे पास स्पोर फार्मेशन। स्पोर फार्मेशन ज़्यादातर जो है वो राइजोपसी फंजाई है। फंजाई में ज़्यादातर स्पोर्स बनते हैं, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। हैप्लॉइड स्पोर हैं क्या? हैप्लॉइड ये नॉन मोटाइल भी होते हैं जी। हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, जो नए इंडिविजुअल बनाते हैं। हैप्लॉइड हैं और रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, जो नए इंडिविजुअल बनाते हैं। और स्पोर जो है वो एक थैली नुमा साख्त में बनते हैं, जिसको आप नाम देते हैं स्पोरेंजियम। एक हो तो स्पोरेंजियम, ज़्यादा हो तो स्पोरेंजिया कहते हैं। यानी एक थिक स्पोर सैक में बनते हैं, जिसको आप स्पोरेंजियम का नाम देते हैं। यानी कि स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर आप इसको कह सकते हैं, स्पोर रखने वाली स्ट्रक्चर। और अनफेवरेबल कंडीशन में जैसे कि हमने यहाँ देखा था, इनमें भी एक सिस्ट बनती है, थिक होती है, थिक वाल। डेसिकेशन यानी पानी की कमी को भी वो बर्दाश्त कर सकती है। डेसिकेशन रेजिस्टेंट, हीट रेजिस्टेंट एक स्ट्रक्चर बनती है इनके गिर्द। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन रिज्यूम होती हैं, दोबारा वापस आती हैं अपनी असल कंडीशन में, यानी टेम्परेचर, पीएच और पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो नॉर्मल कंडीशन जब बरकरार रहती हैं दोबारा से, तो ये सिस्ट टूटती है, और स्पोरेंजियम जो है ये अपने अंदर से स्पोर्स को रिलीज़ करते हैं, और फिर स्पोर्स जो हैं वो जाके नए ऑर्गेनिज्म या नए जो यीस्ट, नए जो राइजोपस हैं उनको बनाना स्टार्ट कर देते हैं। आपकी बुक में इसके बाद वो बैक्टीरिया का बताया हुआ है, एंडोस्पोर्स का। बैक्टीरिया जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम वगैरह है या बैसिलस स्पीशीज़ हैं, वो अपने अंदर स्पोर्स बनाते हैं, और उन स्पोर्स को आप एंडोस्पोर्स कहते हैं। वो भी इसी तरह से फेवरेबल कंडीशन आने पे वो जब फटता है सेल, तो उसके अंदर से स्पोर्स निकलते हैं और स्पोर दोबारा अपने आप को ग्रो करवा लेते हैं। तो यहाँ तक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जनरल जो मेथड थे बेटा हमने वो डिस्कस किए हैं, ये आपने याद करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।